एवरीवन। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे हमारा जो नेजल कैविटी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक है, दैट इज सीएसएफ रेनोरिया, यानी हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको अगर नोज से लीकेज स्टार्ट हो जाए, पीछे से आपकी जो कोई ना कोई मेनिंजीज है वो रप्चर होने की वजह से आपका सीएसएफ आपकी नोज के थ्रू बाहर आने लगे, तो उसको हम कहते हैं सीएसएफ रेनोरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाले, इसलिए कि एससीक्यू में आता है। ठीक है, बाकी मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट साथ साथ हर किसी की बताती जाती हूँ, लेकिन जो एससीक्यू मैं कहती हूँ ना कि दिस इज अ एससीक्यू पार्ट, वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि एससीक्यू इज अ मेजर कंटेंट। 5 नंबर सॉलिड होते हैं और सॉलिड 5 नंबर आपको हाथ से गंवाने नहीं चाहिए इतने आसान टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है सो यू कैन हैव द योर मार्क्स। और उसके अलावा आपको पता है कि दिस इज क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि आपको फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए क्लिनिकली, तो इसलिए आपसे वाइवा में भी पूछी जाती है और एमसीक्यू तो हर टॉपिक से ही आ सकते हैं। लेकिन सो सीएसएफ रेनोरिया मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका सीएसएफ आपकी नोज के थ्रू बाहर आने लग जाए तो उसको सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं, लीकेज ऑफ सीएसएफ फ्रॉम नोज। ठीक है, अच्छा फिजियोलॉजी इससे रिलेटेड क्या होती है आपको पता है? सीएसएफ से रिलेटेड क्या फिजियोलॉजी मैंने आपको बतानी है, ये सारी बातें आपको पता ही है कि सीएसएफ लोकेटेड है हमारे पास ब्रेन को कवर किया हुआ 3 लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजीज कहते हैं। अगर ये आपका ब्रेन का मैटर है तो उसके बाद होता है सबसे पहले हमारे पास पाया मैटर होता है, फिर एरेक्नॉइड मैटर होता है, फिर ड्यूरा मैटर होता है। अंदर से बाहर जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास इनमें से जो पाया और एरेक्नॉइड मैटर है इनके दरमियान में वी हैव अ फ्लूइड नॉन एज सीएसएफ, जो सारे के सारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द एक फ्लूइड की जैकेट बनाए हुए हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर से और ब्लोज से उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, सिक्रीट कहाँ से होता है आपको ब्रेन में? आप याद होगी कि हमने कुछ कैविटीज पढ़ी थी, वेंट्रिकल, थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल, वहां से ये सिक्रीट होता है और एब्जॉर्ब कहाँ होता है? ये पाया और एरेक्नॉइड मैटर है ना, तो एरेक्नॉइड मैटर में यहाँ पर कुछ विल्लाए प्रेजेंट होती हैं, ऐसे मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको एरेक्नॉइड विल्लाए कहते हैं। उधर से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। दिन में 3 से 5 दफा पूरा का पूरा सीएसएफ रिप्लेस होता है हमारी बॉडी का। एब्जॉर्ब होकर जो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा वो वेन्स में चला जाएगा और वेन्स से फिर वो क्लियर होके दोबारा से यहाँ पर नया सिक्रीट होके आ जाता है। तो जो नॉर्मल प्रेशर है वो आपने याद रखना है 50 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये बात आपने ना बस इसमें से स्टेटिस्टिक्स की एक बात है जो आपने अपने जहन में हमेशा बिठा के रखनी है, सिर्फ इसके लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर इज 50 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ये बात है वो रेज्ड होगा। अच्छा, ये बात तो आपको सारी मेनिंजीज की मैंने तेज तेज इसलिए गुजारी है क्योंकि ये सारी आपकी पुरानी फिजियोलॉजी की बातें ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट मैंने बता दी कि क्या हमारे पास सीएसएफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब सीएसएफ नाक से कैसे निकल सकता है? आपको पता है हमारे पास नोज में, आपने जब पढ़ा था तो ऐसे करके हमने पढ़ी थी ना नेजल कैविटी, जब हमने लैटरल वॉल मैंने बनाई थी तो वी हैव लाइक दिस। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि नीचे तो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट है, ये आपका ब्रिज ऑफ द नोज है, और ऊपर आती थी यहाँ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऊपर हमारे पास नेजल म्यूकोजा के ऑल्फैक्टरी फाइबर्स जाते होते हैं, और ऊपर पड़ा हुआ यहाँ पर ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ब्रेन पड़ा हुआ तो ऑफकोर्स सी बात है 100% की उस ब्रेन के गिर्द यहाँ पर पहले मेनिंजीज प्रेजेंट होंगी। तो ये मेनिंजीज अगर यहाँ से ब्रेक हो जाएगी सपोज, और आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू ऐसे करके सीएसएफ बाहर आने लग जाएगा, तो सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ये रास्ता नहीं और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आगे हम बात करते हैं साइट ऑफ लीकेज में इसके बारे में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगली बात है कॉजेज की। अच्छा, कॉजेज में जिस तरह मैंने आपको एक हमेशा सिंपल बात बताई कि आप साइट एन याद रखें, ये मैंने थोड़ा सा लाइक CIITN। ठीक है, जब भी किसी की कॉजेज होती है, जनरल कॉजेज आप इन्हीं से शुरू करेंगे तो आपकी बहुत आराम से हो जाएंगी। C फॉर कंजेनिटल, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्शियस, ट्रोमेटिक, नियोप्लास्टिक। ठीक है, कंजेनिटल से शुरू करना है और नियोप्लास्टिक पे एंड करना है। अच्छा, ऑर्डर भी अगर आप यही रखेंगे ना तो ऑर्डर ये वाला बेस्ट इसलिए होता है। ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, किसी में ट्रॉमा पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है, बट अब होता है कि हमारे पास बिकॉज एक चीज हमारे पास सबसे पहले कंजेनिटली मैनिफेस्ट हो सकती है ना, कंजेनिटली मैनिफेस्ट नहीं होंगे तो फिर ये इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव या ट्रोमेटिक, ये तीनों किसी भी वक्त हो सकती है। और नियोप्लास्टिक का ज्यादा जो है ना कैंसर आपका लेट इन लाइफ होता है। बहुत सारे कैंसर ठीक है बच्चों में भी होते हैं, लेकिन कैंसर की एक जो जनरल बात है ये कि वो एडल्ट्स में ज्यादा होता है। तो ऑर्डर भी रखे साइट एन, बस आपने याद रखना है। तो कॉजेज इसी हिसाब से हम कहते हैं। कंजेनिटली कैसे हो सकता है हमारे पास? अगर आपके पास कंजेनिटली कोई मेनिंगोसील प्रेजेंट है, लाइक आपकी डेवलपमेंट में ही मेनिंजीज सही डेवलप नहीं हुई, वो बाहर प्रोट्यूड आउट कर रही हैं, तो उसमें आपका फिर वो मेनिंजीज बहुत आराम से रप्चर हो सकती हैं और सीएसएफ रेनोरिया हो सकता है। ठीक है, मेनिंगोसील वगैरह की कंडीशंस आपकी इसमें आ जाती है। उसमें होता सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी मेनिंजीज ना कहीं से बाहर आई हुई होती हैं, उनकी डेवलपमेंट और उनके ऊपर कवरिंग्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रोमेटिक कॉज, सबसे कॉमन कॉज ना इसमें सीएसएफ रेनोरिया में ट्रोमेटिक कॉज। ट्रॉमा आपका एक्सीडेंट से भी हो सकता है, ट्रॉमा कि आपको कोई चीज लग गई, कुछ हो गया जिसकी वजह से आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट सपोज टूट गई एंड सीएसएफ रेनोरिया हो गया, या फिर आपका जो सर्जिकल ट्रॉमा है ना, स्पेशली अभी आपको मैं आपको अलग अलग से बताऊंगी भी कि
एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या होती है? तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में बेसिकली आप एक एंडोस्कोप नाक में घुसाते हैं और सारे साइनसेस को फिर उससे देखते हैं। तो बिकॉज साइनसेस आपको पता है कि साइनसेस के ऑस्टिया से साइनसेस में जाना, स्फीनोइड साइनस, एथमोइड साइनस जरा टफ जॉब होती है, तो उसमें आपका ट्रॉमा होने का बहुत खतरा होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमनली आपके पास ये हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शियस कॉज है, इन्फ्लेमेशन यही है कि अगर आपके पास कोई आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसमें पॉलिप्स बने होते हैं ना, पॉलिप्स भी अभी हम अलग से एक चैप्टर में पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिप्स में क्या होता है, जो नेजल पॉलिप आपकी कंडीशन होती है कि आपकी ऐसी छोटी सी ना ऐसे स्टॉक वाली एक चीज आपकी नाक की किसी साइड पे होती है। कुछ लोगों में इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड पॉलिप्स होती है कि आपकी नेजल कैविटी तक इन्फेक्शन और साइनसेस तक इन्फेक्शन हुआ होता है, साथ साइनसाइटिस हुआ होता है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। तो ऐसे लोगों में जब आप पॉलिप की सर्जरी करते हैं या फिर पॉलिप ही का जो इन्फेक्शन है वो आपके जाके डैमेज कर सकता है, सारी प्रेशर डलता है ना पॉलिप की वजह से, वो आपकी क्रिबिफॉर्म प्लेट को इधर उधर डैमेज कर सकते हैं और साइनसेस को डैमेज कर सकते हैं, और साइनसेस की वॉल के थ्रू भी जाके ब्रेन तक पहुंच सकती है बात, और CSF राइनोरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लेमेटरी कॉज होता है कि आपका इन्फ्लेमेशन थी पॉलिप की वजह से या इन्फेक्शन था जिसने आगे पहुंचा दी बात। पॉलिप अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा। न्यूप्लास्टिक कॉजेज इसमें सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि कोई ट्यूमर ग्रो किया हुआ है आपकी नाक के अंदर किसी जगह और ट्यूमर बड़ा होता जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से आपका CSF राइनोरिया हो सकता है। एंड देन जो आपका आखिरी मैंने लिखा इडियोपैथिक अननोन कॉज था, CSF राइनोरिया हो गया, ठीक है। तो ये आपने बस अपने जहन में रखने हैं, कॉजेज बताया मैंने, साइट एंड याद रखें एंड देन यू कैन मेक देम आउट। साइट्स ऑफ लीकेज अब क्या क्या होती है, अब मैंने जिस तरह आपको बता रही थी कि आपको एक साइट ऑफ लीकेज तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से ये फटेगा और आ जाएगा, ये अब आपको याद है आपने स्कल में जब पढ़ा था, स्कल कैविटी को हमने किस तरह पढ़ा था, हमने सबसे पहले उसको ऊपर से स्कल की कैप को उतारा और हम ऐसे स्कल का स्ट्रक्चर देखते थे जिसमें हमने उसको ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, ऐसा ही है। अब हमारे पास जो पोर्शन नोज का आता है क्रिबिफॉर्म प्लेट का, वो आता है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा के नीचे। तो अगर क्रिबिफॉर्म प्लेट वाली जगह से कोई ब्रेक होगा और यहाँ से मेनिंजीज में से आपका निकलेगा CSF राइनोरिया होगा, तो वो आपकी इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का CSF राइनोरिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो साइनसेस पीछे थोड़े पड़े हुए हैं जैसे स्फीनोइड साइनस है, अगर उसकी वजह से हमारा CSF राइनोरिया तो मिडिल क्रेनियल फॉसा का होता है। मैं डायग्राम में आपको एक बात दिखाती हूँ ताकि यू विल गेट इट मोर क्लियरली। अच्छा गाइस, यहाँ पर देखिए ये मैं वो डायग्राम है हमारे स्कल की, जो मैं आपको कह रही थी कि हम स्कल को इस तरह से स्टडी कर रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कल को, जिसमें यहाँ तक जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, इससे आगे आगे तक ये लाइन जो है, ठीक है, ये इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, ठीक है, और इससे पीछे ये सारा आपका मिडिल क्रेनियल फॉसा नजर आ रहा है। अब इन्होंने यहाँ पर इस डायग्राम में बड़े अच्छे से बताया हुआ कि किस बोन के नीचे कौन सा साइनस लाया कर रहा है, ठीक है। ये आगे सबसे एरिया में वी हैव द फ्रंटल साइनस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें ये जो इन्हें दरमियान में जहाँ पर एरो पॉइंट किया, यहाँ पर हमारा एथमोइड साइनस होते हैं, और जो पीछे इन्होंने एरो पॉइंट किया यहाँ स्फीनोइड साइनस है। तो मतलब ये कि हमारे पास जो फ्रंटल और एथमोइड साइनसेस हैं वो लाई कर रहे हैं इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में, और जो स्फीनोइड है वो लाई कर रहा है मिडल क्रेनियल फॉसा में। अब आप खुद सोचें, इस क्रेनियल फॉसाज में सब में क्या पड़ा हुआ है, ब्रेन, और ब्रेन की कवरिंग क्या है हमारी, वही मेनिंजीज एंड CSF जिसमें पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास उनमें से कोई मेनिंजीज जो है वो रप्चर जब करती है तो CSF सबसे पहले जाके या तो स्फीनोइड साइनस में कलेक्ट हो सकता है, या इधर एथमोइड साइनस में, या फिर फ्रंटल साइनस में बड़ा इजीली कलेक्ट हो सकता है। और उससे फिर वो ये तीनों साइनसेस जब क्योंकि ड्रेन होते हैं आपकी नोज में, तो वहां से वो नोज से निकल के आ सकता है। मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाती हूँ। अब ये देखिए जनाब, इस डायग्राम में उन्होंने उसी चीज को डिपिक्ट कर दिया कि नोज में किस तरह से आ रही है। सी ये जो एरो सबसे आगे है, अगर यहाँ से आपका मेनिंजीज जो है वो रप्चर होंगी तो फ्रंटल साइनस में, एंड फ्रंटल साइनस विल ड्रेन इनटू नोज, ठीक है। जो दरमियान वाला एरो ये आपको बता रहा है एथमोइड साइनस से किस तरह नीचे आ रहा है, और जो पीछे वाले एरो ये बता रहे हैं स्फीनोइड साइनस से किस तरह आपकी नेजल कैविटी में आ रहा है। जब कभी नेजल कैविटी में आएगा तो नेजल कैविटी से ये आ गया बाहर, और बाहर आएगा तो इट विल कॉज CSF राइनोरिया, ठीक है जी। तो ये साइट्स हैं कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। 2 साइट्स इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में है और एक साइड मिडिल क्रेनियल फॉसा में है जो स्फीनोइड साइनस से रिलेटेड है। अच्छा गाइस, तो मैंने आपको साइट्स ऑफ लीकेज सारी अच्छे से बता दी कि कौन कौन सी जगह से लीक हो सकते हैं। अब अगली बात हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास CSF राइनोरिया हो गया तो उसको हमने डायग्नोज किस तरह करना है। जब पेशेंट आते हैं सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री देते हैं। हिस्ट्री में क्या होगा, याद रखना, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है। अच्छा जी, तो अब हिस्ट्री जो आपको पेशेंट देता है उसमें सबसे पहली बात होता है कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज है, मतलब कोई म्यूकोइड भी नहीं है और ब्लड स्टेन भी नॉर्मली नहीं होता, हो भी सकता है थोड़ा बहुत ब्लड स्टेनिंग, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज। और जब मैं सर को नीचे की तरफ झुकाता हूँ
तो या फिर बेंड करता हूँ मतलब नीचे की तरफ, तो ज्यादा होने लग जाता है, या फिर उसी टाइम होता है जब मैं नीचे की तरफ सर को झुकाता हूँ, वरना नहीं आता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो कहेगा हमारे पास पेशेंट के, जब मैं वही ना मतलब उसको उसका मेन साइन ये होगा कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ और मैं सर नीचे ऐसे देखता हूँ, झुकाता हूँ, तो उस वक्त आपका मेरा बहुत ज्यादा इस तरह से नाक बहुत ज्यादा बहती है, पानी की तरह निकलता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने टाइम वो सोता रहता है ना, उतने टाइम उसके साइनसेस सारे भर गए होते हैं, और जैसे ही वो सुबह उठता है और वो उसका सर जरा सा नीचे भी करते हैं, तो वो सारे साइनसेस फौरन ड्रेन आउट करते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा CSF रन हो रही है उस टाइम पे होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसको नॉर्मल क्लियर नेजल डिस्चार्ज से डिफ्रेंशिएट करने का बहुत आसान तरीका ये भी होता है कि आपका जो नेजल डिस्चार्ज है, एक तो वो हल्का फुल्का म्यूकोइड इन अपीयरेंस होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा जो, लेकिन आपका ये CSF होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है। और दूसरी बात ये कि जब आपको पता है अपनी नोज का जो डिस्चार्ज होता है, उसको अगर आप अपने हैंडकरचीफ से साफ करें, तो क्या होता है, हैंडकरचीफ अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, आपने देखा होगा जब वो सूखता है, तो आपका रुमाल हमेशा जिस रुमाल से आपने अपनी नाक साफ की होती है वो सख्त सा हो जाती है, वो जगह जहां पर से आपने नाक साफ की होती है। लेकिन जब आप CSF प्राइनोरिया अगर होगा और उसको आप अपने रुमाल से साफ करेंगे, तो वो कभी भी सख्त नहीं होगा, बिकॉज उसमें कोई म्यूकोइड एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है जी। म्यूकस नहीं होता, म्यूकस की वजह से स्टिफनेस आती है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा था कि कोई हेड इंजरी हुई थी जिसमें आपका CSF में ब्लड भी मिक्सड आ रहा है, तो फिर क्या साइन होता है हमारे पास, फिर हम ये करते हैं कि हम उसका जो सिक्रीशन निकल रही है उसको हम फिल्टर पेपर पे कलेक्ट करते हैं। तो फिल्टर पेपर जब कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक साइन बनता है कि सेंटर में आपका रेड कलर का स्पॉट बनता है ब्लड की वजह से। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द जो है वो लाइटर जोन बन जाता है सारा, तो इसको हम कहते हैं डबल टारगेट साइन। ठीक है। तो डबल टारगेट साइन इज कैरेक्टरिस्टिक कि भाई ये CSF टिंज्ड ब्लड है, लाइक ये क्लियर ब्लड भी नहीं है और ये नेजल सिक्रीशंस वाला ब्लड भी नहीं है, बल्कि CSF टिंज्ड है, जिसमें सेंटर में ब्लड का क्लॉट बनेगा और उसके आसपास लाइट से कलर का हेलो बन जाएगा, एक कलर जोन बन जाएगी लाइट कलर की। दिस इज कॉल्ड एज डबल टारगेट साइन। फिर आप नेजल एंडोस्कोपी करते हैं तो आपको साइट पता चल जाती है कि लीक बेसिकली कहाँ से हो रहा है, कौन सा साइनस प्रॉब्लमेटिक है जहाँ से ये CS मसला शुरू हुआ है। लैब टेस्ट क्या किस तरह से डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, अगर आपने वो जो सिक्रीशंस निकल रही हैं वो निकाल के उनको आप लैब में टेस्ट करना चाहें, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।